मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो नेक्स्ट कंटेंट है दैट इज़ सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग NaOH एंड NaCl पढ़ चुके हैं। एंड माय नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज़ बेकिंग सोडा विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़ NaHCO3। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक हेडिंग्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ द जनरल नेम ऑफ द कंपाउंड, केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। सो केमिकल नेम इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा इसका केमिकल नेम होगा। नाउ व्हाट इज़ द प्रिपरेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम लोग देखें तो इट इज़ प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट, है ना। जब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं वॉशिंग सोडा का, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कमर्शियली इंपॉर्टेंट। तो सो इसकी प्रिपरेशन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, व्हेन NaCl रिएक्ट विथ अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पर लगते हैं। दे ऑल अपॉन रिएक्टिंग प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ से इसे हम लोग गेन कर लेते हैं। अगर यही सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग यहाँ पर हीट करते हैं देन इट टर्न्स टू सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट मिला, दैट प्रोडक्ट इज़ नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसी के ऊपर प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करें। जनरली ये जो सब्सटेंस होता है इट इज़ वाइट सब्सटेंस, वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं और डील करूँ या प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग और यहाँ पर इलॉबरेट करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी। देखिए प्रॉपर्टीज़ में हमें एक्शन बताया गया है, एक्शन ऑफ हीट। व्हेन वी हीट सोडियम बाइकार्बोनेट देन व्हाट हैपन, व्हेन वी हीट सोडियम बाइकार्बोनेट देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हमने फर्स्ट पॉइंट में यह देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बन रहा है, एंड इसी की प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या बना लिया यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल कंपाउंड है। सो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखें कि इस चीज़ के यूज़ क्या होते हैं, है ना। जो कंपाउंड हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं इसके यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ एक्ट एज ए एंटासिड। ठीक है, किसकी तरह एक्ट करता है यहाँ पर, एंटासिड। तो ये एक तरह की मेडिसिन है जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर स्टमक में होती है, या हम कह सकते हैं जब भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है ना, एसिड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में जब बढ़ जाती है, स्टमक में बढ़ जाती है, उस समय एंटासिड लेने पर जो हमारी स्टमक का pH है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक हाउस होल्ड लेवल पर ली जाने वाली रेमेडी है, जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम से हम लोग प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटासिड ये हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट एक इसका यूज़ है। देन यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ बोथ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर द सेम थिंग, है ना। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर क्या है, क्या वो एक ही जैसी चीज़ है या कुछ अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर कर लें इस चीज़ को कि बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, है ना कहीं पर्पस सिमिलर है, थोड़ा बहुत फंक्शन इनका सिमिलर है, बट ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग होती हैं। अब सुनिए ध्यान से, बेकिंग पाउडर क्या होता है। जब बेकिंग सोडा के अंदर यहाँ पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं एंड इसके साथ में हम लोग वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड मिला लेते हैं। ठीक है, क्या लिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। जब इन दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं तो इससे जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज़ नोन एज बेकिंग पाउडर। इससे हमें क्या मिलता है यहाँ पर, बेकिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, और ये जो बेकिंग पाउडर होता है ये हम स्पेशली जो स्वीट डिशेस होती हैं उसमें यूज़ करते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है, दो इट इज़ बेसिक इन नेचर, वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है, तो बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट आप जानते हैं वो होता है बीटर। तो ठीक है, जो नॉन स्वीट डिशेस रहती हैं या जो सॉल्टी डिशेस रहती हैं वहाँ पर उसका टेस्ट जो है वो कंपनसेट हो जाता है। बट अगर बेकिंग सोडा को मैं स्वीट डिशेस में ऐड करूँगी तो एक बीटर टेस्ट उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी डिश के टेस्ट को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उसकी जगह बेकिंग पाउडर की जगह क्या यूज़ करते हैं, सॉरी बेकिंग सोडा की जगह क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर, जिसमें हमने क्या ऐड करा है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अ माइल्ड एसिड या वीक एसिड, है ना। तो वो टार्ट्रिक एसिड हो सकता है या फिर दूसरे एसिड भी होते हैं, उनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। टार्ट्रिक या ऑक्सैलिक एसिड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सो मार्केट में ये प्रिपरेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जो कि बेकिंग पाउडर के नाम से यहाँ पर मिलती है। ठीक है, सो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें समझ में आया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है यूज़ इसका, यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी हम लोगों को बताई गई। और अच्छा, एक बार हम लोग यहाँ पर रिएक्शन समझ लें ताकि हम समझ पाएंगे कि किस तरह से सोडा जो होता है वो जो डिशेस होता है उसे पफ़ी बना देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिएक्शन भी देखते हैं कि ये सोडा का एक्शन क्या होता है जब भी हम इस तरह की डिशेस को हीट करते हैं, बेक करते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट यहाँ पर आता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ अ बेकिंग सोडा, जब रिएक्ट करता है यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से, ठीक है, बेकिंग सोडा यहाँ पर किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से रिएक्ट करता है। तो क्या करता है, सब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन में जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें यहाँ पर CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस में बन रही जो CO2 होती है वो डो के अंदर, मतलब जिस भी आटे में या डो, मतलब जो भी प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं उसके लिए हमने जो आटा तैयार करा है, वो CO2 जो होती है वो आटे के अंदर इंटेंगल हो जाती है, ट्रैप हो जाती है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो डो रहता है वो पफ़ी हो जाता है, वो अपने आप में फूल जाता है। एंड जब हम इसे हीट करते हैं, हम इसे बेक करते हैं या ऐसी चीज़ों को फ्राई करते हैं, तो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 उन डिशेस में, जैसे सपोज़ करो ये मेरा डो है, सपोज़ करो हम लोग ढोकला बनाना चाहते हैं जिसमें हमने बेकिंग सोडा का डाला है ना, तो बेकिंग सोडा का डो हमने यहाँ पर तैयार करा है ना, जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है उसमें, उसके अंदर हमने यहाँ पर सोडा डाल दिया। तो सोडे से क्या रिलीज़ हो रही है रिएक्शन में, CO2 रिलीज़ हो रहा है। और ये CO2 जो होता है वो जो डो होता है उसके पार्टिकल्स में एंटेंगल हो जाता है ना, एट ए लो टेम्परेचर। बट एट अ हाई टेम्परेचर क्या होगा, CO2 इज़ अ गैस, और हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस है वो एक्सपांड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर गैसेस जो है क्योंकि एक्सपांशन शो करती हैं, इसलिए जो भी रेसिपी होती है हमारी, जो भी डिश है, वो अपने आप को रेज़ करना शुरू कर देती है। जैसे आपने कभी माइक्रोवेव ओवन के अंदर केक को रख कर देखना और धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करना कि थोड़ी देर में केक कैसा हो गया, फिर थोड़ी देर में केक कैसा हो गया, तो उसका आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रेज़ होता जा रहा है ना। या फिर हम इडली वगैरह भी देखें, हम खमन वगैरह देखें, तो आप देखिए हम जितना कंटेनर भरते हैं उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट वहाँ पर मिलता है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में वहाँ पर एयर फील हो जाता है, उस चीज़ में, उस डिश में क्या फील हो जाता है, एयर फील हो जाता है। तो इस तरह से बेकिंग पाउडर का यूज़ और बेकिंग सोडा का यूज़ मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट इसी का हमें बताया गया है कि टार्ट्रिक एसिड क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, इसी के अंदर हम लोग समझें कि यहाँ टार्ट्रिक एसिड को ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग स्वीट सब्सटेंस में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को यूज़ कर रहे हैं, किसमें, स्वीट डिशेस के अंदर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट तो बीटर होता है। ठीक है, इसको टेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग समझें यहाँ पर कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है विच इज़ बीटर इन टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, बीटर टेस्ट का होगा, जबकि जो हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है सॉ टेस्ट होता है ना। ये टेस्ट की हमने बात करी, बट एसिडिटी और बेसिसिटी देखें तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ बीटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर। एंड टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टार्ट्रिक एसिड का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि वो एसिड है इसके सॉ टेस्ट का होगा। तो बीटर और सॉर जब ये आपस में ऐड हो जाते हैं तो इनका टेस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है।
इसलिए स्वीट डिशेस के अंदर हम लोग इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। मतलब इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। इसलिए हम लोग स्वीट डिशेस में, मीठी चीज़ों को बनाने के अंदर, स्पेशली जब उन्हें फ्राई किया जाता है तो बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये हमने बेकिंग पाउडर की यूज़ के बारे में देखा। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? देखिए, हम लोग सोडे को यहाँ पर एसिड में मिक्स करते हैं। देन सोडे को जब एसिड में मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर से CO2 रिलीज़ होती है। और हमें पता है कि CO2 जो होती है वो फायर एक्सटिंग्विशन का, यानी कि आग को बुझाने का काम करती है। मैं एक सिंपल केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिख लूँ। सपोज वी हैव टेकन सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ रिएक्ट विथ HCl। ठीक है, ये भी एक एसिड है। तो क्या होगा, यहाँ हमें क्या मिलने वाला है? NaCl, H2 एंड CO2। एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा इस रिएक्शन में, प्लस CO2 मिलेगा। हमें ज़रूरत है CO2 की। इस रिएक्शन में जो बनी हुई CO2 है ना, ये CO2 हमें चाहिए, क्योंकि ये CO2 जो होगी, अगर सपोज़ करो कि एक फायर प्लेस है, एक आग लगी है जिस जगह पर, अगर वहाँ पर ये कंपाउंड्स मैंने आपस में मिला दिए तो मिलाने से मुझे क्या मिल जाएगा? CO2 मिल जाएगा। और CO2 मिलाने से क्या होगा कि CO2 जैसी रिलीज़ होगा इन्वायरमेंट के अंदर, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देगा। रिजल्टिंग जो प्रोसेस बर्निंग की चल रही है वो अपने आप कट आउट हो जाएगी, वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये रिएक्शन थी हमारी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की। और ये एक मतलब इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है ना। हम बाकायदा इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक इस तरह से बॉटल ली जाती है। ठीक है, इस तरह की एक बॉटल ली जाती है और इस बॉटल के अंदर यहाँ पर थ्रेड के थ्रू एक छोटी ट्यूब को हैंग किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग एसिड फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या फिल कर देते हैं? एसिड। इस बॉटल के अंदर क्या फिल करा होता है? इसमें हम लोग भरते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, साथ ही इस ट्यूब के अंदर हम एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं, जिसके थ्रू इसमें बनने वाली जो गैस है वो गैस बाहर आती है ना। एक थ्रेड के थ्रू मैंने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया जिसमें एसिड फिल करा है, देन एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी है जिससे कि इस प्रोसेस से बनने वाली गैस जो है बाहर आती है। तो एक छोटा सा टेम्प्रेरी अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। बाई चांस कोई फायर केस यहाँ पर होता है और ये चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो एक रिएक्शन करके हम CO2 गैस को रिलीज़ करके इस तरह से CO2 को हम टारगेट प्लेस पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ, स्पेशली जब हम केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं तब हमें ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। चलिए, नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है। अगला जो हमारा यूज़ है, या हम कह सकते हैं अगला जो हमारा कंपाउंड है जो हमें इस सीरीज़ में यहाँ पर पढ़ना है, दैट कंपाउंड इज़, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज़ वॉशिंग सोडा। अगला जो हमें कंपाउंड बताया गया है वो क्या है यहाँ पर? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, द फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। दिस इज़ द जनरल नेम, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला एंड द केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम होता है। ठीक, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? ठीक है, तो देखिए बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है। आपको याद होगा जो लास्ट रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई जिसमें इफेक्ट ऑफ हीट मैंने आपको बताया था, जिसमें ये देखिए रिएक्शन मैं बता रही हूँ आपको, ये रिएक्शन जिसमें सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं, है ना। ये रिएक्शन इफेक्ट ऑफ हीट की, सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली देन दे प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है, इस सोडियम कार्बोनेट में अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करा दें, है ना, जो प्रीवियस रिएक्शन मैंने आपको बताई, मैं फिर से लिख देती हूँ उस रिएक्शन को। व्हेन सोडियम कार्बोनेट, 2 molecule of sodium carbonate is heated strongly, then they produce sodium carbonate। ठीक है,
एंड ये जो रिएक्शन हमारी हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर हमें सिर्फ मिला है सोडियम कार्बोनेट, बट फार्मूला आप देख सकते हैं कितना डिफर कर रहा है। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना है, इसलिए 10 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो ये रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक तरीका तो ऊपर वाला है जो सबसे सिंपल है, दूसरा तरीका जो इंडस्ट्रियली हम लोग प्रोसेस करते हैं, NaCl रिएक्ट विथ अमोनिया, रिएक्ट विथ वाटर प्लस CO2 प्लस all this substance upon reaction produce sodium carbonate प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीज़ें हमको इस रिएक्शन के दौरान मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे लेकर हम आगे हीट करवा लेते हैं एंड फाइनली वी गॉट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने प्रिपरेशन की बात की। नाउ नेक्स्ट इज़ यूज़। अगली चीज़ क्या बतानी है मुझे, यहाँ पर यूज़ बताना है आपको कि ये जो कंपाउंड हमने बनाया है वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होता है, या इंडस्ट्रीज़ में इसके क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। इसका पहला यूज़ जो है वो कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। ग्लास और सोप बनाने की अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, एज वेल एज इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये पहला यूज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट यूज़ इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, है ना। बोरेक्स जो है ये सोडियम, बोरॉन एंड ऑक्सीजन के बने हुए कंपाउंड होते हैं, तो बोरेक्स बनाने के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लिनजिंग एजेंट। डोमेस्टिक लेवल पर जो क्लिनजिंग एजेंट बनते हैं, लाइक हमारे डिटर्जेंट्स है, सोप है ना, ये बनाने के अंदर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज़ टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगला जो यूज़ है वो क्या है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी का परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को ख़त्म किया। अगली जो मेरी हेडिंग है वो हेडिंग क्या होगी, देखिए अगली जो हमारी हेडिंग बताई गई है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। अगला जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, फर्स्ट ब्लीच करना क्या होता है ना। ब्लीच मतलब ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही हमें पता होना चाहिए कि ब्लीच करना क्या होता है, या ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसका ब्लीचिंग पाउडर इज़ द जनरल नेम, CaOCl2 इज़ द केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, मैं आपको ब्लीचिंग का मतलब बता देती हूँ। पहले ब्लीचिंग को हिंदी में बोलते हैं विरंजक, है ना। देखिए हिंदी बताने का मतलब ये नहीं कि आप उसे हिंदी में पढ़ें, बट उस शब्द से आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली उसके पीछे का आइडिया क्या है। ठीक है, क्योंकि ब्लीच कहने से हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, बट विरंजक अगर मैं कहूँगी तो समझ में आएगा आपको। इसका मतलब होता है चीज़ों से उसके कलर को रिमूव कर देने वाला, है ना। चीज़ों से या कोई भी सब्सटेंस से उसके कलर को रिमूव करने वाला जो एजेंट होता है उसे हम ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग केमिकल कहते हैं। अब ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये चीज़ों के ओरिजिनल कलर को रिलीज़ कर देते हैं, ओरिजिनल कलर को हटा देते हैं। तो रिजल्टिंग जो सब्सटेंस होता है वो फ्री फ्रॉम द कलर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि वो जो अपना जो भी सब्सटेंस है उसकी अगर हमने ब्लीचिंग कर दी तो उसके ओरिजिनल कलर का लॉस हो जाएगा, वो फेड हो जाएगा और उस पर अब हम आसानी से कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड कर सकते हैं। तो मेनली इसीलिए यहाँ पर ब्लीचिंग कराई जाती है, क्योंकि आप देखिए जनरली इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसका पर्पस यही है कि
जो सब्सटेंस नेचुरल ब्लीच वाला नेचुरल कलर में होता है ना, नेचुरल कलर थोड़ा सा डल अपीयरेंस देता है हमें, क्योंकि वो चीज़ें नेचुरल हैं, तो उसे पॉपअप करने के लिए, उसे थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए उसके लुक को यहाँ पर ब्लीच कर दिया जाता है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ में, भले वो शुगर इंडस्ट्रीज़ हो, फूड इंडस्ट्रीज़ हो, है ना, या हम पेपर इंडस्ट्री की बात कर लें, इन सब जगह पर चीज़ों को फाइन अपीयरेंस देने के लिए, अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसकी यूज़ तो मैंने पहले ही बता दी है आपको। अब मैं आपको बता दूँ इसकी प्रिपरेशन क्या है। सो व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट इज़ अ अनस्टेबल कंपाउंड, ये भी हम लोग याद रखेंगे। व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन दे फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ जो क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर से, जो रिलीज़ हो रहा है इस प्रोसेस में, दिस क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, दिस क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। यही क्लोरीन जो होता है वो ब्लीच करने का काम करता है, ये एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसका यूज़ क्या होगा, तो भी सबसे पहला यूज़ जो होता है इसका होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको इसके यूज़ बताया कि इसके मेजर यूजेस क्या है। तो मेजर यूजेस के अंदर सबसे पहला यूज़ ही यही है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर कॉटन, लिनन को और पेपर को भी इवन सम टाइम ब्लीच किया जाता है, ताकि उसके टेक्सचर को और अच्छा बनाया जा सके या उसके अपीयरेंस को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। सो द फर्स्ट यूज़ ऑफ दिस ब्लीचिंग एजेंट इज़ फॉर ब्लीचिंग cotton and linen in textile industry, cotton and linen in textile industries। ठीक है, ये हमारा इसका यूज़ हुआ ब्लीचिंग पाउडर का। देन वुड पल्प जो होता है ना, जो वुड पल्प होता है उसकी भी ब्लीचिंग की जाती है इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। पेपर भी आप देखिए दो तरह के होते हैं, फाइन पेपर होते हैं, रफ़ पेपर होते हैं। देन इसके अलावा भी फैक्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है फॉर वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ्स, है ना। कई बार जैसे कपड़े को धोने के लिए भी आजकल फैक्ट्रीज़ रन करती हैं, या हम कह सकते हैं स्पेशल आउटलेट होते हैं जहाँ वॉशिंग का पर्पस होता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ होती हैं स्पेशली वो ब्लीचिंग एजेंट का यूज़ करती हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करती हैं फॉर वॉशिंग देयर क्लॉथ, फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना। अब देखिए ये जो चीज़ है हम लोग अप्लाई तो कर लेते हैं, बट ये जो क्लोरीन इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये क्लोरीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, भले ये चीज़ थोड़ी मतलब एक दो बार, दो चार बार अगर हम ऐसे ब्लीच किए हुए ड्रेस पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो वो तो हैबिचुअल ही हैं इन चीज़ों के, है ना। जैसे इंडियन कस्टम में अभी हम लोगों के वहाँ रिचुअल्स क्या हैं कि हम रेगुलरली नहाते हैं और रोज़ की रोज़ में हमारे जो डेली वेयर्स होते हैं उसे हम वॉश करते हैं, ये हमारे वहाँ का तरीका है रहने का। बट जो अब्रॉड कंट्रीज़ है ना, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि कंट्री कोल्ड है, रेयरली कभी महीने दो महीने में वो लोग नहाते हैं। अब क्या होता है कि वो स्वैप करते हैं, अपनी बॉडी को स्पंज करते हैं, ठीक है, क्लीन रखने के लिए बॉडी को स्वैप करते हैं। एंड क्योंकि भाई डेवलपिंग कंट्री है तो इस तरह के काम को वो करना सेकेंडरी समझते हैं, है ना, या कहीं ना कहीं उनके स्टैंडर्ड को वो लो करता है, वॉशिंग वगैरह उनकी हैबिट्स में नहीं आता है ये। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके वहाँ वीकली या मंथली जो क्लॉथ्स होते हैं वो वॉशिंग के लिए जाते हैं या लॉन्ड्री वाले ले जाते हैं। तो जो पर्सन भाई किसी अच्छे मतलब डेफिनेटली वहाँ के लोग जो हैं सूट वगैरह ही पहनते हैं, तो इस तरह के सूट को जब भी वो लोग पहनते हैं तो बिफोर यूजिंग दिस टाइप ऑफ अटायर वो लोग उसको लॉन्ड्री में देते हैं। और लॉन्ड्री के अंदर जो केमिकल यूज़ किया जाता है, ये तो मैंने एक सिंपल फार्मूला यहाँ पर लिखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बट अगर लॉन्ड्री के जो केमिकल्स हैं दे ऑल आर VOC कैटेगरी कंपाउंड, मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसमें भी क्लोरीन होता है। एंड दिस क्लोरीन इज़ वेरी 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 मच रिएक्टिव। ठीक है, इतना रिएक्टिव क्लोरीन होता है कि जो पर्सन इन कपड़ों को लगातार पहनता है, ठीक है, आप इमेजिन करो, देखो चीज़ें कहाँ से कहाँ रिएक्ट कर रही हैं। कोई पर्सन जो सालों से किसी पर्टिकुलर लॉन्ड्री से कपड़े अपने वॉश करवा रहा है ना, वहाँ से पूरे अपने कपड़े प्रिपेयर करवा रहा है पहनने के लिए, ड्राई क्लीन करा रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर केमिकल को ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो लॉन्ड्री वाला सेम है, तो वो केमिकल्स उसके कपड़ों में आ रहा है,
वो केमिकल जब कपड़ों में आ रहा है और वही कपड़े हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कब ये माइन्यूट सा टॉक्सिन हमारी स्किन को सेंसिटिव बना देगा और कब हमें स्किन कैंसर के लिए ये तैयार कर देगा। बहुत छोटी सी चीज़ें, बहुत छोटा सा कॉज है इसका, बट ये कॉज रिपीटेड हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। इस कारण एक बड़ी सी डिजीज़, हमारी स्किन की सेंसिटिविटी, हमारी बॉडी की कहीं ना कहीं डिजीज़ से लड़ने का पावर इस छोटी सी गलती के कारण अफेक्ट हो रहा है। तो ड्राई क्लीनिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट जो केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं वो केमिकल्स हमारे इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ब्लीचिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका यूज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना। इसका जो अगला यूज़ है दैट इज़ इट इज़ यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, है ना, क्योंकि फार्मूला जो है वो फार्मूला आपको दिख रहा है वो है CaOCl2, मतलब कि वो फ्री में एक ऑक्सीजन दे रहा है। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ऑक्सीजन दिस फार्मूला में एक लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द लास्ट यूज इज डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को शुद्ध करना, ये कौन कर रहा है यहाँ पर? क्लोरीन करता है। ठीक है, आज से कुछ समय पहले तक ये प्रोसेस की जाती थी, बट अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिजीज़ कॉज कर सकता है ना, वो हमारे लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, कोई नॉर्मल एलिमेंट नहीं है क्लोरीन, इसलिए हम लोग क्लोरीन को अब ऐसे यूज़ नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। कुछ समय पहले तक जब पॉल्यूशन लेवल डिफरेंट होता था तब यूज़ कर लिया जाता था, बट आज के समय केमिकल जो क्लोरीन है वो इतना सफिशेंटली कैपेबल नहीं है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसइंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें पूरी तरह से क्लीन कर पाए। तो हम श्योर नहीं हैं इस चीज़ को लेकर कि हमेशा ऐसा कर ही पाएगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन डिमांड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बात करी अभी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है अगला जो हमारा केमिकल है ये जितने भी कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमारे को बताया गया है POP, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा लास्ट कंपाउंड है इस चैप्टर का, तो इसे पढ़ ही लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम POP बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मेशन है ना वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर एक यूरोपियन कंट्री के अंदर हुआ था, जहाँ पर हमने जिप्सम को हीट करके कंट्रोल कंडीशन में जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तब हमें क्या मिला था? यहाँ पर POP मिला था। ठीक है, सो जो फार्मूला है हमारा, जो प्रिपरेशन है यहाँ पर वो क्या होगी? व्हेन gypsum, the formula of the gypsum is calcium sulfate dihydrate, is heated strictly upon the 100 degree centigrade temperature, then we obtained calcium sulfate hemihydrate। ये जो फार्मूला है ना इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ है इसलिए हेमी हाइड्रेट, calcium sulfate hemihydrate, and that formula is also known as plaster of Paris and POP। ठीक है, इस रिएक्शन में मुझे कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी का मॉलिक्यूल तो इस फॉर्मूले के साथ रह गया, बट 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रोसेस के अंदर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी प्रिपरेशन है यहाँ पर किसकी? POP की प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन में हमें प्रिकॉशन ये रखनी होती है कि जब भी इस रिएक्शन को आप करते हैं, जब भी हीटिंग आप करते हैं तो टेम्परेचर को स्ट्रिक्टली 100 के अबोव नहीं लेकर जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो इस प्रोसेस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में अगर सपोज करो कि मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर ले गई, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, मैंने टेम्परेचर कर दिया 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देन मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट, एंड जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल था जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं वो भी इस प्रोसेस से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग CaSO4 रहेगा आफ्टर बर्निंग दैट इज़ नोन एज डेड बर्न, जो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, या डेड बर्न ऑफ प्लास्टर इसको यहाँ पर बोलते हैं।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो मैंने फार्मूला लिखा है इसका क्या मतलब है, देखिए समझिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के फार्मूले का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है कैल्शियम सल्फेट का वो आधे मॉलिक्यूल पानी को कैरी करता है। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट का वो आधा मॉलिक्यूल पानी को कैरी करता है। बट आधा मॉलिक्यूल पानी का कैसे लिखूँ, कैसे समझूँ, तो इसलिए हमने 2 मॉलिक्यूल कर दिए। किसके मॉलिक्यूल 2 कर दिए हमने, डेड बॉन्ड के। कैल्शियम सल्फेट का जो डेड बॉन्ड है इसके 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर बना दिए हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो मैंने लिया है, अगर इसी को मैं रिप्रेजेंट करूँगी, मैंने लिया कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल, तो उसके साथ में एक मॉलिक्यूल में किसका ले लूँ यहाँ पर, पानी का। तो दिस फार्मूला अगेन इक्वल टू द POP। ये फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, POP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने POP को बनाया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको आप जिस भी शेप के अंदर डाल दें ये उसी शेप को एक्वायर कर लेता है। ये POP की मेन प्रॉपर्टी होती है और इसी कारण इसका यूज़ जो होता है वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बनाने के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसे हमेशा मॉइस्चर से बचा के रखने का काम करते हैं, है ना। ये जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्ड हो जाता है, उसी का शेप ले लेता है, इसलिए हमेशा मॉइस्चर से हम इसे बचा के रखने का काम करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस है, लाइक स्टेचू बनाना एंड जो बिल्डिंग मटेरियल है वहाँ डिज़ाइनिंग बनाना, सीलिंग बनाना एंड डेकोरेटिव आइटम बनाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो POP से करी जाती हैं। साथ ही मेडिकल फील्ड के अंदर जो हमारा बोन में फ्रैक्चर हो जाता है उसे रिकवर करने के लिए भी यहाँ POP का यूज़ किया जाता है।